डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सर चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज जिसमें हम वुड के दस्तावेज के बारे में जो है कि अध्ययन किया, और इसी क्रम में दोस्तों हम आज अध्ययन करेंगे सन 1882 ईस्वी में प्रस्तावित भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस आयोग को जो है कि लाने की आवश्यकता क्यों थी, और क्यों इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, और क्यों इसको हंटर आयोग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन। उन्होंने क्या किया कि जो उस समय जो चार्ल्स वुड के द्वारा जो उनके जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो हुआ क्या कि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे थे, और जो विभिन्न प्रकार की जो भी उनमें प्रस्ताव थी उन पे जो है कि कोई भी कार्य नहीं संपन्न हो रहे थे। और उसी के जांच के लिए जो है कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, और जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र थे, विभिन्न पहलू थे, उन पर जो है कि अध्ययन करने के लिए जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो आइए पढ़ते हैं जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है कि 3 फरवरी 1882 ईस्वी को लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। दोस्तों, लॉर्ड रिपन के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, जिसमें जो है कि 30 सदस्यीय टीम था, और इसमें जो है कि 7 भारतीय थे। 7 भारतीयों के नाम देखेंगे: सैयद हाजी गुलाम, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, जितेंद्र टैगोर, केटी टैलन, पी रंगानंदन और मुरालियर। और इसी क्रम में उसी में एक और सदस्य थे जिनका नाम था सर विलियम हंटर। और दोस्तों, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा हंटर आयोग। ये जो है कि उस आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, और उस आयोग के सचिव कौन थे? तो BL राइस थे। दोस्तों, यह आयोग जो था, ये जो प्रस्ताव जो था, ये 600 पन्नों का जो है कि बहुत ही विस्तृत प्रस्ताव था, और इसमें विस्तार रूप से शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा किया गया था। अब इसका हम उद्देश्य देखेंगे कि आखिर हंटर आयोग लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो जो 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के धांधली देखने को मिल रहे थे। उसमें किसी भी प्रकार का उसके जो है कि कार्य नहीं हो रहा था, और उसमें जो भी जितने भी जो है कि निर्माण करने के लिए विद्यालय बनाए गए थे, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे। इसी के लिए जो है कि सर्वप्रथम जब ये लॉर्ड रिपन आए, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम पहले ये इसको प्रस्ताव करने के पहले क्या किया कि पहले इन्होंने कहा कि जो 1854 का जो चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्ताव जो है कि जो उनकी सिफारिशें थी, पहले उनकी जो है कि ठीक तरह से जांच किया जाए, उसके बाद जो है कि हम हंटर आयोग को जो है कि प्रस्तावित करेंगे। इसी क्रम में दूसरा था कि जो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित थी तो उस समय जो कि इस जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी स्थिति क्या थी, इसको जानने के लिए जो है कि इस आयोग को लाया गया। उसी क्रम में अगला क्या था कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति एवं प्रचार प्रसार के लिए साधन उपलब्ध करना। अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके जो है कि उन्नति के लिए प्रचार प्रसार कैसे किए जाए, उनके लिए जो है कि विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराया जाए, इन सभी उद्देश्यों को समाहित करके जो है कि हंटर आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि इसको हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इस आयोग में, इस प्रस्ताव में जो है कि 600 पन्ने का जो प्रस्ताव था, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया तो शिक्षा पे किया गया। वो क्यों ना स्त्री शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, मुस्लिम शिक्षा हो, जो है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा के पहलुओं पर जो है कि विस्तार रूप से चर्चा किया गया और ध्यान दिया गया। इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि किस जो है कि आयोग को जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो हंटर आयोग को जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। और यह कब आया था? तो 1882 ईस्वी में। इसको हंटर आयोग क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि इसके जो है कि जो 30 सदस्यीय टीम था, इसमें जो है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सर विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पर जो है कि इस आयोग को हंटर आयोग कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रश्न क्लियर हो गया। कब आया था? तो 1882 ईस्वी में। क्यों भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जो है कि जोर दिया गया, जो है कि इसलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। हंटर आयोग क्यों कहा गया? तो क्योंकि सर विलियम हंटर जो थे, वही जो है कि टीम के जो है कि अध्यक्ष थे, इसलिए जो है कि हंटर आयोग कहा गया। आइए इसके आयोग के प्रमुख कार्य, जो इस आयोग को क्या क्या कार्य सौंपे गए, उस कार्य के बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। तो वुड के घोषणा पत्र का जो है किस समय तक अनुपालन किया जा रहा है और कितना किया जा रहा है।
कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम जो लॉर्ड रिपन जो थे उनका उद्देश्य सर्वप्रथम यही था कि पहले ये पता जाए कि जो वुड ने 1854 ईस्वी में अपने घोषणा पत्र जारी किया वो जो है कि किस प्रकार कार्य कर रहा है और कितना अब तक कार्य किया है और जो है कि किस सीमा तक जो है कि उसके कार्य जो है कि वो अपना कार्य करने में सफल हो पाया है। उसके बाद था प्राथमिक शिक्षा के उन्नति हेतु सुझाव, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा थे उसकी उन्नति के लिए जो है कि कुछ सुझाव इसके माध्यम से भी मिले। और सहायता अनुदान प्रणाली जांच हेतु जो हमने पढ़ा कि जो सहायता अनुदान प्रणाली थी, जैसे शिक्षकों को वेतन की बात की गई थी, जो है कि विद्यालयों में जो है कि विभिन्न प्रकार के जो उसके आवश्यक सामग्री थी उनके हेतु बात किया गया था, जो छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए बात किया गया था। तो पता ये कर रहा था कि आखिर वो जो है कि सहायता अनुदान प्रणाली जो चल रहा है उसमें जो है कि और उसमें वो जो है कि सही प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रहा है कि नहीं, विद्यालय में सामग्री भी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, शिक्षकों को वेतन ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं, इन्हीं सब को पता लगाने के जो है कि मुख्य कार्य जो है कि हंटर आयोग को सौंपा गया। विद्यालय की वर्तमान स्थिति एवं उसकी जांच, अर्थात उस समय जो है कि इसमें कहा गया कि ये पता लगाइए कि विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, विद्यालय जो है कि उन्नति कहाँ तक अभी तक पहुँची है, विद्यालय का जो है कि स्तर क्या है, उसी की जांच हेतु जो है कि हंटर आयोग का गठन किया गया इन निम्नलिखित बिंदुओं को समाहित करके। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हंटर आयोग के प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थीं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा की नीति तैयार की गई। हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो निम्नलिखित हैं, इसमें जो है कि पहला था प्राथमिक शिक्षा की नीति। बहुत ही बेहतरीन जो है कि एक शिक्षा की नीति तैयार की गई उस समय। दोस्तों, तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा की नीति के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया गया। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में जो है कि बात किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व जीवन के मूल्यों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद था कि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा और भी बेहतर ढंग से प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में और भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया गया, जैसे शिक्षा को केवल पढ़ाई के रूप में न लिया जाए, सामान्य शिक्षा के रूप में लिया जाए उससे, और ताकि बालकों के ऊपर जो है कि दबाव न पड़े। और जो है कि और था कि शिक्षा केवल मात्र जो है कि किसी एक प्रकार के विकास के लिए न हो, सर्वांगीण विकास के लिए हो। केवल जो है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है कि शिक्षा दिया जाए, शिक्षा देने का जो है कि फोकस रखा जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे वो सामाजिक हो, चारित्रिक हो, चाहे कि सभी जो है कि विकास को इसमें शामिल किया गया। और इसी क्रम में था कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए ताकि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सके, मतलब कुशल हो सके, आगे जो है कि जीवन में कार्य करने के प्रति कुशल हो सके। और इसी क्रम में ये सभी जो दोस्तों जो है कि सभी बातें जो है कि प्राथमिक शिक्षा के नीति के अंतर्गत जो है कि समाहित की गई। प्राथमिक और भी एक महत्वपूर्ण इसमें जो है कि बिंदु था कि प्राथमिक शिक्षा में जो भाषा था, जो माध्यम था भाषा, उसको जो है कि देसी भाषा बनाया जाए ताकि जो है कि भारतीयों को आसानी जो है कि समझ में आ सके। जो प्रांतीय भाषा थी अर्थात स्थानीय भाषा जो है कि समाहित की जाए ताकि प्राथमिक शिक्षा जो है वो आसानी से जो है कि बच्चों को समझ में आ सके। उसके बाद था माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भी विभिन्न महत्वपूर्ण को समाहित किया गया। इसमें यह किया गया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ये किया गया कि जीवन उपयोगी शिक्षा दिया जाए, अर्थात जो है कि बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा दिया जाए। और माध्यमिक शिक्षा का जो है कि संपूर्ण जो कार्यभार था वो जो है कि धनी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाए ताकि वो लोग जो है कि इसको सुचारू रूप से चला सके। व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, अर्थात जितने भी माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे थे उनमें अगर सहायता अनुदान प्रणाली देना है सरकार को तो वो किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, सबको जो है कि समान सहायता प्रदान करे। इसके बाद था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों की उपयुक्त तैयारी की जाए, अर्थात माध्यमिक शिक्षा में अगर कोई बालक पढ़ रहा है और वो उच्च शिक्षा में जाना चाहता है तो उसको इस लेवल से पढ़ाया जाए ताकि वो उच्च शिक्षा में जो है कि अपना वो जा सके, प्रवेश ले सके। इसी क्रम में आगे देखेंगे उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हंटर आयोग जो है वो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, इसी क्रम में वो बात करता है उच्च शिक्षा की। और उच्च शिक्षा में जो है कि वो बहुत ही अपना उपयोगी सुझाव दिया। इसमें दिया उसने कहा कि जो है कि उच्च शिक्षा इसलिए दिया जाए कि बालकों को जो है कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो, बालकों में विशिष्ट योग्यताओं का विकास हो, जो है कि बालकों को जो है कि उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए। विशिष्ट शिक्षा द्वारा प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का निर्माण किया जाए, अर्थात उच्च शिक्षा के माध्यम से बालकों में जो है कि विशिष्ट शिक्षा दिया जाए ताकि प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का निर्माण किया जाए।
उसके बाद जो है कि इसमें था दोस्तों कि उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना पर जो है कि बल दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो है कि उच्च शिक्षा के महाविद्यालय खोले जाएं। उच्च शैक्षिक जो संस्थानें थे उसमें जो है कि महाविद्यालय की जो प्रशासन थी उसको जो है कि सुचारू रूप से चलाने पर जो है कि जोर दिया गया। पाठचर्या जो थी उसको जो है कि व्यापक बनाने का भी सुझाव दिया गया। दोस्तों इसके माध्यम से जो है कि इसके बाद जो है कि आता है मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा में दोस्तों हम जानते हैं कि उस समय जो मुसलमान वर्ग था वो जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा था। अतः आयोग ने क्या किया कि उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित जो है कि प्रस्ताव पारित किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुसलमान बच्चों की शिक्षा हेतु अलग विद्यालय खोला जाए, अर्थात मुस्लिमों की शिक्षा के लिए अलग विद्यालय खोले जाएँ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालयों में हिंदुस्तानियों के साथ साथ फारसियों को भी शिक्षा के माध्यम से जो है कि जोड़ा जाए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि ये स्कूल खोले जाएं मुस्लिमों के लिए। ये सभी जो है कि मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत इस आयोग ने जो है कि सिफारिशें किया था। दोस्तों यही सब कारण बनता है कि दोस्तों जो ये हंटर आयोग होता है, कहीं ना कहीं जो है कि इसके गुण जो है कि अन्य विभिन्न जितने भी आयोग आए उनसे जो है कि भिन्न प्रतीत होता है और बेहतर प्रतीत होता है। और इसीलिए इसको जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग, क्योंकि इसने जो है कि शिक्षा के जो है कि विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही जो है कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो है कि जोर दिया था। इसके क्रम में आते हैं दोस्तों कि मिशनरियों में शिक्षा संबंधी सुझाव, अर्थात मिशनरी क्या होते हैं, जो ब्रिटिश द्वारा जो संस्थान थे, जो ब्रिटिशों के जो स्कूल थे और भारतीय स्कूल में जो है कि सरकार द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ये कहा गया कि जो मिशनरियों, जो ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूल बनाए गए हैं और जो भारतीयों द्वारा जो स्कूल है उसमें जो है कि कोई भेदभाव न किया जाए, और जो है कि भारतीयों की शिक्षा जो था उसका भार जो है कि मिशनरियों पर न छोड़ा जाए। जो मिशनरी थे उन पर जो है कि भारतीयों की शिक्षा का भार न छोड़ा जाए। जो सहायता अनुदान था वो जो है कि मिशनरियों और भारतीयों की शिक्षा में जो है कि भेदभाव न किया जाए, अर्थात जो सहायता करना है, जो सहायता अनुदान प्रणाली बनाया गया है वो जो है कि मिशनरियों की शिक्षा में और भारतीय की शिक्षा में भेदभाव न करे, समान भाव से जो है कि सहायता प्रदान करे। दोस्तों इसी क्रम में एक पॉइंट और था जो कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी इसने बात किया था, उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो है कि बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु क्या किया गया कि बालिका विद्यालय का विभिन्न निर्माण किया गया। बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया, बालिका विद्यालयों का निर्माण किया गया। जो है कि बालिका स्थानीय निकायों स्थानों पर जो है कि धन आवंटित करने की बात किया गया ताकि बालिका विद्यालयों की स्थापना किया जा सके। बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये कहा गया इस आयोग के माध्यम से। स्त्री शिक्षा में ये कहा गया कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो है कि बालिका विद्यालयों को सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की जाए, अर्थात जिस प्रकार से सहायता अनुदानित प्रणाली चल रहा था तो दोस्तों उस समय जो था बालिका विद्यालय नहीं था। इसी आयोग में जो है कि बालिका विद्यालय की बात की गई और जो है कि बालिका विद्यालयों को में जो है कि सहायता अनुदान प्रणाली की बात की गई। दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से हमने जो हंटर आयोग है इसके विभिन्न पहलुओं पर जो है कि विस्तार रूप से चर्चा किया। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बोर्ड में भी आप अगर पूछता है कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग का है क्या है, हंटर आयोग क्या है, तो इसकी प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, तो आप इस प्रकार से जो है कि सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हेडिंग डालेंगे और विभिन्न प्रकार से जो हमने बताया है उसका जो है कि कब ये लागू किया गया, कौन अध्यक्ष रहे, कौन महासचिव रहे, इसमें कितने लोग सदस्य थे, जो है कि किस प्रकार इस आयोग का गठन किया गया, क्यों गठन किया गया, जितना आपके दिमाग में आएगा उसको लिख सकते हैं। और उसके बाद जो बच रहा है सबसे महत्वपूर्ण बात, तो वो बात ये है कि हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो है कि इन निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है कि विस्तार रूप से चर्चा कर देंगे और आपको जो है कि पूर्ण नंबर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।